रूल्स ऑफ WTO, इसको भाई हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम पाकिस्तानी फूड का जो सेफ्टी स्टेटस है उसको डिस्कस करेंगे और लास्टली वी विल सी what is the impact of WTO on Pakistan. So the first rule is protection to domestic industry through tariffs. Member countries can protect their domestic industry or production through tariffs only. WTO ने भाई एक कह लें कि रिलैक्सेशन कह लें किसी हद तक जो कंट्रीज को दी हुई है कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थ्रू टैरिफ्स ओनली, कि कुछ ऐसे टैक्सेस लगा दें जिनके थ्रू जो आपके कमोडिटीज जो हैं वो एक्सपोर्ट होके आती, इंपोर्ट होके आती हैं, उनको आप टैरिफ्स के थ्रू ही ओनली जो है ना, आप बाकी कोई और फैक्टर लगा के उनको नहीं रोक सकते. सो इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ quantitative restrictions except in a limited number of situations. क्वांटिटी वाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि हम जो है ना 10 यूनिट खरीदेंगे, 20 नहीं खरीदेंगे या 30 नहीं खरीदेंगे. तो इसका आप देखते भी हैं कि हमारे यहाँ पे जब स्टफ को इंपोर्ट करना हो तो उस वक्त हमें हैवी ड्यूटीज जो है वो पे करना पड़ती हैं. तो कंट्री के ऊपर हम ये इम्पोज नहीं कर सकते कि जो कंट्री हमें अपना स्टफ जो है वो यहाँ पे भेजना चाहता है तो हम उससे यूनिट जो है ना वो इतने खरीदेंगे, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते. हाँ, एक चीज है, हम लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी कीमत जो है वो हाई करने के लिए जो बाहर से स्टाफ आ रहा है उनके ऊपर ड्यूटी इतनी लगा दे कि लोगों को वो स्टाफ इकोनॉमिकल ना रहे और वो अपनी लोकल इंडस्ट्री जो है उसको उसकी बनी हुई चीजें खरीद सके. बाइंडिंग ऑफ टैरिफ भाई सेकंड इसका रूल आ जाता है. द मेंबर कंट्रीज आर अर्ज टू एलिमिनेट प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री और प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड रिमूविंग अदर बैरियर्स टू ट्रेड इन मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस. अब दूसरा जो रूल है वो आप देखें कि दो एंगल पे काम कर रहे हैं. नंबर वन, कंट्रीज को सजेस्ट किया जा रहा है कि आप लोकल इंडस्ट्री को इस सेंस में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आपने उनके ऊपर जो टैक्सेस और ड्यूटीज इंपोज की हुई हैं उनको रिड्यूस करें ताकि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लोअर साइड पे चली जाए. और नंबर टू, मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं या जो निगोशिएशंस हैं उनको करके उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि वो ट्रेड कर सकें विद अदर कंट्रीज. तो अब दोनों चीजों से फायदा होगा, आपकी लोकल प्रोडक्ट सस्ती हो जाए ताकि लोग उनको खरीद सकें और उनका जो प्रॉफिट है उसको आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं कि उनके लिए मंडियां ढूंढें कि जहां वो अपनी चीजें बेच के प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें. ठीक है, तो ये दूसरा जो रूल है ना, ये भी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए WTO ने डिफाइन किया हुआ है. तीसरा रूल जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट है. बाज दफा आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन डिक्लेयर किया हुआ है या इंडिया ने कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन डिक्लेयर किया हुआ है. और एक लिस्ट होती है प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, कि जिनके हवाले से दुनिया के किसी हिस्से से भी अगर वो प्रोडक्ट्स आप मंगवाना चाहें तो आपको वो कास्ट इफेक्टिव नहीं होंगी. और ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने टैरिफ डाउन करके, ड्यूटीज जो है उनको डाउन करके अपनी आवाम को जो है ना वो सहूलत प्रोवाइड करने के लिए एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं. हालांकि WTO जो है ना वो कहता है कि बिटवीन नेशंस इस तरह का एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ताकि जो बाकी जो प्लेयर्स हैं ग्लोबल लेवल पे वो भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से प्रोवाइड की जा सके. The rule lays down the principle of non-discrimination amongst member countries. Tariff and other regulations should be applied to imported or exported goods without discrimination among the countries. Exceptions to the rules are to regional arrangements subjected to preferential or duty-free trade agreements, generalized system of preferences, where developed countries apply preferential or duty-free rates to import from developing countries. तो बेसिकली भाई ये शॉर्ट टर्म
ये हो सकता है इस तरह का सिस्टम। लॉन्ग टर्म इसको डिस्करेज किया जाता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन डिक्लेयर्स की जाए, और बाज़ दफ़ा डेवलपिंग कंट्रीज भी प्रेफरेंस जो है ना उसको अप्लाई कर लेते हैं एक ख़ास कंट्री के लिए, कि वहाँ से जो स्टाफ वहाँ पे आएगा उनके अपने कंट्री में वो ड्यूटी फ्री रेट पे आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली उनकी जो ड्यूटीज उन्होंने इम्पोज करनी थी, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हायर साइड पे चली जानी थी, वो उस लेवल पे नहीं जाती। अभी रिसेंटली पाकिस्तान जो है इसको इसका जो टेक्सटाइल का कोटा है उसको बरतानिया ने बढ़ा दिया, तकरीबन डबल कर दिया हुआ है। अब उसका फायदा क्या है या फायदा कैसे उठाया जा सकता है कि हमारी इंडस्ट्री दिन रात काम करे और प्रोडक्शन इतनी करे कि इस अरसे के दौरान वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सके। नेशनल ट्रीटमेंट रूल ये क्या कहता है? ये रूल कहता है कि मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया, मेड इन यूएसए, अपने अपने कंट्री के लोग जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। और हमें कुछ नेशंस के अंदर ये बड़ा स्ट्रिक्ट हमें नजर आता है रूल, कि अमेरिकन जो है ना वो अपने मुल्क की बनी हुई चीजें जो है ना उनको खरीदना प्रेफर करेंगे, बेशक उनको महंगी मिलती हैं। सो द रूल प्रोहिबिट्स मेंबर कंट्रीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग between imported products and domestically produced goods in the matter of internal taxes and in the application of internal regulations। तो WTO बेसिकली इसको डिस्करेज करता है, प्रोहिबिट करता है कि मेंबर कंट्रीज है ना उनको, वो कहते हैं जी अगर आपने टैक्स या ड्यूटी लगानी है तो अपनी प्रोडक्ट्स पे भी लगाएं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड पे भी, और जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगाएं। इक्वल ड्यूटीज इंपोज करें, इक्वल उनको फील्ड जो है ना वो प्रोवाइड करें। तो नेशनल ट्रीटमेंट रूल जो है वो नेशन जो है ना वो बेसिकली इसको इनकरेज करती हैं ताकि उनकी लोकल चीजें जो है वो ज्यादा सेल हों, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के ये अगेंस्ट जाता है। ठीक है भाई, इसमें हमने 4 टाइप्स के रूल्स जो है ना वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, और इनका मकसद क्या है कि फेयर ग्राउंड जो है ना प्रोवाइड किया जाए, और एक खास हद तक जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको आप प्रोटेक्ट करें, और फिर वक्त के साथ साथ उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए। उसके लिए आप कंपिटिटिव वाला इन्वायरमेंट, कंपिटिटिवनेस प्रोड्यूस होगी तो फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द WTO एग्रीमेंट्स, और ये कह लें कि बैकबोन है WTO जो है ना, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास वो एग्रीमेंट्स हैं जिनको हर कंट्री ने ऑफिशियल लेवल पे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करके इनको साइन किया हुआ है, इनको रेटिफाइड किया हुआ है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट एग्रीमेंट इज बेसिकली नोन एज ट्रिप्स, TRIPS, and it stands for trade related aspects of intellectual property rights। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, कि जो इन्वेंटर है किसी चीज का उसको उसका हक मिलना चाहिए। ठीक है, और जालसाजी और कॉपी और जो इस तरह की चीजें हैं उनको अवॉइड करना। तो ट्रिप्स जो है ना वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज की प्रोडक्ट्स को, ताकि दूसरा कंट्री उसकी हूबहू कॉपी बना के उससे बेनिफिट ना उठाना शुरू कर दे। सेकेंड एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। थर्ड इज रिलेटेड टू द सेफ्टी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ये कह लें उसी एग्रीमेंट की एक्सटेंशन आ जाती है कि कैसे हमने खाने पीने वाली चीजों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। और फोर्थ वन इज टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट, और नाम से इंडिकेट कर रहा है कि इसका मकसद क्या है कि बिटवीन नेशंस ट्रेड के लिए जो टेक्निकल बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको डिफरेंट कंट्रीज कैसे वक्त के साथ साथ जो है ना वो खत्म करें, ताकि लिबरलाइज होकर ट्रेड जो उसको किया जा सके। अब इनको हम डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट एग्रीमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रिप, और ट्रिप्स के अंदर क्या चीजें आती हैं? नंबर 1 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, जियोग्राफिकल नेम्स, जैसे मैंने आपको बासमती राइस की एग्जांपल दी है, साहू काऊ की एग्जांपल दी है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, एक इंडस्ट्री जो है वो, इवन अगर आप ये पानी वाली बॉटल्स की बात करें, ड्रिंकिंग वाटर की, तो हर कंपनी की, हर इंडस्ट्री की आपको बॉटल की डिफरेंट शेप नजर आएगी। किसी ने
और ये बेसिकली इनके इंडस्ट्रियल डिजाइन्स होते हैं, ठीक है, जो कॉपीराइटेड होते हैं। ये नहीं है कि एक ही किस्म की बॉटल्स आप मार्केट से ले गए तो उनको फिल करके सेल करना शुरू कर दें, और ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं बाज दफा, ठीक है। तो इस हवाले से ये जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, इनका मकसद क्या है कि नेशंस को प्रोटेक्ट करना, उनकी जो आइडेंटिटीज हैं उनको, और जो इन्वेंटर है ना उसको उसका ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू पॉइंट जो वेटेज है वो देने के लिए स्टेप्स जो है उनको इंश्योर करना। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी में ये नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये सफाई सुथराई के रिलेटेड भी चीजें हैं। तो इसमें WTO कहता है कि फूड सेफ्टी हर कंट्री के अंदर जाना, जो भी कंट्री CAC स्टैंड्स फॉर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन कह लें कि WHO और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनका ज्वाइंट इनिशिएटिव है। और इसमें प्रोडक्ट्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, केमिकल्स के हवाले से, फिजिकल हैजर्ड्स के हवाले से, और माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड्स के हवाले से। फिर प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनके हवाले से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो WTO ने सिंपल कह दिया कि भाई हम आपके अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स को नहीं मानेंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो CAC के स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं तो आप बिटवीन नेशंस जो है ना वो डिफरेंट नेशंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इसी तरह प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके ऊपर एम्फिसाइज किया जाता है, एनिमल हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है ना उनके ऊपर एम्फिसाइज किया जाता है। और यहाँ पे हेल्थ हैजर्ड्स कौन से हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री जो है वो एडिटिव्स यूज करती है। एडिटिव्स जो है वो चीजें हम इंटेंशनली ऐड करते हैं और डिफरेंट पर्पसेज होते हैं। बाज दफा हम फूड को अपीलिंग करना चाहते हैं, बाज दफा हम फूड का न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसमें विटामिन और मिनरल्स ऐड कर देते हैं, बाज दफा हम उसका कलर चेंज कर देते हैं, बाज दफा हम उसका फ्लेवर चेंज कर देते हैं, और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट लेना चाहते हैं हम वो उसकी लाइफ को एक्सटेंड करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। कंटेमिनेंट्स जो है ना ये कंपैरेटिवली डिफरेंट अप्रोच आ जाती है। तो एडिटिव्स जो हैं वो अलाउ हैं, कंटेमिनेंट्स जो हैं वो बेसिकली है ये भी चीज के अंदर, एक के अंदर दूसरी चीज मिक्स करना है, लेकिन इसमें कह लें कि एक्सीडेंटल भी एस्पेक्ट आता है और इंटेंशनल भी आता है। एक्सीडेंटल क्या हो सकता है कि जैसे आपने स्प्रे की है, और बेसिकली तो वो जुडिशियल होना चाहिए, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ रेजिड्यूज हैं वो पाए जाते हैं तो उनके लिए फिर एक लिमिट होती है जिसको हम कहते हैं मिनिमल रेजिडुअल लिमिट, MRL, ठीक है। यानी आप पेस्टिसाइड्स या ड्रग रेजिड्यूज कहाँ पे होंगे, एनिमल्स को जो वैक्सीनेशन करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं या मेडिकेशन उनकी करते हैं, तो उसके नतीजे में उनके जो रेजिड्यूज हैं, तो दीज शुड बी विद इन MRLs, मिनिमल रेजिडुअल लिमिट्स। तीसरी चीज जो आती है उसको हम कहते हैं अडल्ट्रेंट्स, और ये बीमारी कहाँ पे ज्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे दूध के अंदर मोर देन 20-25 किस्म की चीजें जो है वो मिक्स की जाती हैं, और इसमें क्वालिटी इंप्रूव करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता, प्रॉफिट इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव होता है। मास्क द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ये उस बंदे का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑफ कोर्स महंगी चीज के अंदर सस्ती चीज ऐड की जाती है। बनस्पति घी देसी घी के अंदर डाला जाता है ताकि देसी घी की कीमत में उसको सेल आउट किया जाए। दूध के अंदर पानी डालना, यूरिया डालना, दूध के अंदर डिफरेंट टाइप की जो है ना वो अडल्ट्रेंट्स ऐड करना, इवन वेजिटेबल फैट जो है वो दूध में डाल के उसको एनिमल फैट के रेट पे जो है वो सेल आउट करना, ये सारी चीजें जो है वो अडल्ट्रेंट्स के अंदर आती हैं। तो इन तीनों का भाई आप फर्क ज़हन में रखिएगा। और CAC जो है ना उसने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं चाहे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे। अब मियरली मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम यहाँ पे राइस खरीदने जाएं ना तो हम कहते हैं यार साबुत होना चाहिए, इंटेक्ट या ब्रोकन राइस, टोटा। ब्रोकन राइस हमें सस्ता मिल जाता है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर परचेजिंग पावर आप उसको खरीदते हैं। लेकिन आज तक किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि यार मुझे इसकी लेबल के ऊपर दिखाओ कि इसको जो पानी लगाया गया था उसकी क्वालिटी क्या थी, इसके ऊपर जो स्प्रे किया गया था, कौन कौन से जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके रेजिड्यूज इसके अंदर हो सकते हैं। और जब आपने इनको प्रोसेस किया है तो प्रोसेस करके आपने उनका लेवल लोअर करने के लिए क्या एफर्ट्स की हुई है, इस लेवल पे हम नहीं जा रहे।
लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं राइस को, तो वहाँ के स्टैंडर्ड्स को हमें फिर मीट करना पड़ता है, और वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, CAC के स्टैंडर्ड्स हैं। और हमें एज अ नेशन अपने लोगों की हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स हम बाहर के लोगों को खिलाना पिलाना चाहते हैं, वो हमें चाहिए कि हम अपने लोगों को भी सेफ प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर करें। फूड सर्टिफिकेशन जैसे हैसप है, GMP है, या आपका एक फूड सेफ्टी का अलग एक कोर्स आपने पढ़ा हुआ है, या यू विल बी लाइकली टू इन नेक्स्ट सेमेस्टर आई थिंक, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो ये प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं जो इंडस्ट्री लेती है, और इस मकसद के लिए लेती है कि वहां पे जो भी चांसेस हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होने के, उनको रोका जा सके। क्योंकि ऐसा दौर नहीं है कि हम एक एक प्रोडक्ट को खोल के देखें, चेक करें और फिर उसको आगे डिलीवर करें। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, बिल्ट इन अप्रोच है, जिसके थ्रू हम क्वालिटी को और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। GMP स्टैंड्स फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और ये भी एक पुराना सिस्टम है, और फूड सेफ्टी के हवाले से इसका भी बड़ा रोल है। और हैसब जो है, ये नासा का जो मिशन फर्स्ट टाइम गया था, उसके अंदर भी हमें इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो साबित नजर आती है। डिटेल आप इसकी जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी। लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, भाई आप देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान में फूड अथॉरिटी इफेक्टिव हुई है 2007 के बाद, तो अब लेबलिंग, इवन जो आप लोकल बेकरी से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वहां पे भी वो कहते हैं कि कम से कम इसकी प्रोडक्शन डेट और शेल्फ लाइफ के हवाले से जरूर लेबल करें, ठीक है। और न्यूट्रिशनल लेबलिंग क्या कहती है, वो तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन कहती है कि जहां से आपको ये भी पता हो एक सर्विंग खाने से आपको इसमें जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं वो कितना मिलेंगे। इसके बाद प्लांट एंड एनिमल क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स की बात की गई है। क्वारंटाइन आजकल आप सुन रहे हैं कि सेल्फ आइसोलेशन जैसे कोविड के पेशेंट जो उनको करवाई जाती है, एक खास एरिया तक कन्फाइन कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में अगर एक अमेरिकन सुंडी का नाम आपने सुना होगा, अमेरिकन बॉलवर्म, काटन का कह लें कि इंसेक्ट है, तो ये कहाँ से आया था, अमेरिका से। जब वहां से मटेरियल सीड जो यहाँ इंपोर्ट किया गया कल्टीवेशन करने के लिए, और उसके अंदर वो इंसेक्ट जो है वो साथ ही आ गया, तो हमने क्वारंटाइन नहीं किया उन चीज़ों को पहले, डिसइंफेक्शन या कई तरीके हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उससे वो बीमारी यहाँ पे भी पहुंच गई, और वो उतनी उस कंट्री के अंदर इफेक्टिव नहीं थी, उतना उसने नुकसान वहां नहीं किया जितना उसने यहाँ पे आके उसको, ये हमारा जो जनूबी पंजाब का एरिया, यहाँ पे उसको ज्यादा सूटेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इन्वायरमेंट मिला है। तो अगर हम इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त चीज़ों पे फोकस कर लें, तो काफ़ी हद तक इश्यूज से बचा जा सकता है। डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल भी इसी तरह, ये एग्जांपल जो मैंने आपको दी है वो यहाँ पे भी फिट हो सकती है। जब हमने कोई भी स्टफ खरीदना है, तो WTO कहता है कि आप उसके जितने भी सेफ्टी के वाले से स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं, उनको आप मीट करें, ताकि एक जगह का मसला जो है वो दूसरी जगह ना पहुंचे। इसके बाद हमारा एक और एग्रीमेंट है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के हवाले से, और ये बैरियर्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। बाज दफ़ा इंस्पेक्शन आप इतनी ज़्यादा सख्त कर देते हैं, ठीक है, कि अल्टीमेटली वो एक किस्म का बैरियर बन जाता है किसी भी चीज़ को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। सर्टिफिकेशन के प्रोसेसेस जो उनको इतना टफ कर दिया जाता है, टेस्टिंग प्रोसीजर्स में डाल दिया जाता है, कस्टम प्रोसीजर्स बड़े डिफिकल्ट होते हैं, हाई कस्टम ड्यूटीज होना वो भी एक मसला है। इसके बाद वायलेशन की जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जो इन्वेंटर है उसकी उसको पता ही नहीं है, और दूसरा जो है उसकी कॉपी बना के उसको मार्केट करना चाह रहा होता है। बाज दफ़ा इन्वेस्टमेंट की जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है, लोकल इन्वेस्टर जो है ना वही यहाँ पे अपनी चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये जितने भी बैरियर्स हैं ना, ये ट्रेड को डिस्करेज करते हैं। तो इनका पर्पस क्या है जो इस एग्रीमेंट का, कि बैरियर्स को किसी तरीके से कम करके फ्री फेयर प्ले ग्राउंड जो है वो सब कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाए, ताकि ट्रेड जो है वो लिबरल फॉर्म में हो सके। हमारा सेकंड लास्ट आज का जो कंपोनेंट है वो सेफ्टी स्टेटस के हवाले से है। हम इसमें पाकिस्तानी फूड्स की बात करेंगे, और आप इमेजिन करें कि अगर इस तरह की फूड स्टफ्स जो हैं हम कहें कि दुनिया इनको खरीदना शुरू कर दे, तो वो बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है हमें यहाँ पे फूड अथॉरिटी के थ्रू बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है।
कंज्यूमर को जो है ना उसका नॉलेज बेस उसको स्ट्रांग करना चाहिए, उसको उन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए जो कम से कम स्टैंडर्ड्स के ऊपर अमल कर रही हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स हैं वो ISO सर्टिफाइड हैं, जिन्होंने सेफ्टी, हैसअप, GMP, GLP या इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बंदा गलत बिजनेस कर रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्करेज होगा। तो कंज्यूमर का भी रोल है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करती है, सर्टिफिकेशन लेने में कुछ उनको सपोर्ट करती है, ताकि पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज जो है वो ग्लोबल मार्केट तक अपनी चीजों को लेके जा सकें, और ऑफ कोर्स फॉरेन रिजर्व जो है उससे बढ़ाए जा सकते हैं। जब फॉरेन अर्निंग जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो नंबर 1 तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम है, फूड की प्रोडक्शन का सिस्टम है, उसमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज काफी ज्यादा है। और मैं आप इमेजिन करें, मैं एक फील्ड विजिट किया, मैंने राइस के सैंपल कलेक्ट करने थे, और वहां पे मैंने गोभी के ऊपर जो पेस्टिसाइड स्प्रे की जाती है ना, उसके मैंने वहां पे खाली बॉक्सेस देखे। तो किसान हमारा इतना नॉलेजेबल नहीं है। और इसके बाद आप मार्केट में देखें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब आती हैं, तो नॉर्मली पेस्टिसाइड जब स्प्रे किया जाता है तो 6-7 दिन एक ड्राई पीरियड दिया जाता है कि जिसमें उस प्रोडक्ट के ऊपर जो डिके का प्रोसेस है वो पेस्टिसाइड्स का शुरू हो जाए और रेजिड्यूज मिनिमम साइड पे चले जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं कि जो उसी दिन एक खास किस्म के पेस्टिसाइड सोल्यूशन के अंदर डिप करके उनको सेल आउट कर दिया जाता है, और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे आप इमेजिन करें काफी बर्डन है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। किडनी और लिवर डिजीजेज जो है वो टॉप के ऊपर पहुंच चुकी हैं। हार्ट फेलियर के लिए डिफरेंट सिटीज के अंदर आप देखते हैं कि सेंटर्स भी बनाए गए हैं कार्डियक, लेकिन स्टिल बर्डन ऑफ डिजीजेज जो है ना वो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज का डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। प्री मेच्योर डेथ हो रही है, 40-45 ईयर्स में इंडिविजुअल्स हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं, उनके सिस्टम्स जो हैं। तो एक तो हमारा ये मसला है, और जब तक हम इनको ठीक नहीं करेंगे, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल, मोर देन 35-36 किस्म के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पाकिस्तान में पैदा होते हैं, जो जायका जो है दुनिया में उनका कुछ आसानी नहीं है, लेकिन मार कहाँ से खाते हैं, उनके अंदर ये रेसिड्यूज एग्जिस्ट करते हैं। फूड एडिटिव्स आर क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी, यानी एडिटिव्स तो हमने कहा था कि इंटेंशनली ऐड करते हैं, लेकिन उनकी डोजेज जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। परमिटेड लिमिट्स के अंदर अगर उनको यूज करेंगे तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और अब दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कह रही है कि भाई शेल्फ लाइफ मुझे 1 महीना नहीं चाहिए, मुझे 2 दिन बाद अगर मैं चीज जाकर खरीद सकता हूँ तो मुझे विदाउट कलर, विदाउट नो कलर, नो फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव, इस तरह के स्लोगन्स लिखे हों लेबल के ऊपर, तो वो उसको वो प्रेफर करते हैं। लेकिन डेफिनेटली कंज्यूमर जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा ये चीजें उस वक्त पॉसिबल होंगी। अदरवाइज हम समझेंगे कि नहीं, ये डब्बा जो मैं लेके आ गया हूँ ना दूध का, तो इसकी लाइफ 6 महीने है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि वो 6 महीने कैसे हो जाती है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये मैं फ्रेश मिल्क खरीद सकता हूँ, तो आप पेस्चुराइज पे चले जाएं जिसकी लाइफ जो है वो 4 से 5 दिन है। ठीक है। उसमें ट्रीटमेंट इतनी सीवियर किस्म की नहीं की गई कि वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नुकसानदेह हो। इसके अलावा जब फूड को प्रोसेस किया जाता है, जैसे फैट्स के अंदर जो हम चीजें प्रोसेस करते हैं जिसमें फ्राइड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, निम्को, दाल, समोसे, पकौड़े, इस तरह की जो चीजें हैं, तो हर ऑयल का एक स्मोक पॉइंट है, एक खास टेम्परेचर तक वो, एक खास फ्रीक्वेंसी तक वो सूटेबल है, उसके बाद उसके अंदर कार्सिनोजेंस, कैंसर काजिंग कंपाउंड्स डेवलप हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी किसी ने फर्ज किया 10 बार फ्राइंग किया तो उसके बाद उसने तेल को ज़ाया नहीं किया। इवन दुनिया भर का जो ज़ाया शुदा तेल है, मैकडोनल्ड, KFC और जितने भी ये चेन्स हैं, इन यहाँ जिन कंट्रीज के अंदर रूल्स रेगुलेशंस हैं वहां पे वो चीजें रेगुलेट करते हैं। वो जो यूज्ड ऑयल है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, और उसको कराची में रिफाइनरीज लगी हुई हैं जो उसको दोबारा साफ सुथरा करके हल्का सा येलोश कलर डाल के उसके अंदर उसको उसी प्राइस पे सेल आउट कर रही हैं। तो इसमें हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि जो हम फैट्स खा रहे हैं वो क्वालिटी वाइज, ऑफ कोर्स इसमें प्राइस जो है उसको ज़हन में रखें, ब्रांड देखें, ब्रांड कितना पुराना है वो देखें, और उसके बारे में जितना ज्यादा आप नॉलेज बेस बेहतर होगी उतना ही वो आपकी और आपकी फैमिली के लिए चीजें ठीक हो सकती हैं। रिपीटेड डीप फ्राइड फूड्स आर इंजूरियस टू मिनिमम यूज करें, स्पेशली घर में आप चीज फ्राई करके खा लें और उस ऑयल को आप
हंडिया में यूज़ कर लें, बजाय इसके कि उसी के अंदर आप 10 दिन जब वो फ्राई करते रहें तो वो भी इंजूरियस हो जाएगा। तो रमज़ान में इस चीज़ का ख़्याल करें, घर में बना के चीज़ें खाएँगे तो उतनी नुकसानदेह नहीं है, जितनी कि आप गली मोहल्ले से खरीद के खाएँगे। इसके अलावा पैकेजिंग मटीरियल की टॉक्सिसिटी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम उसी शॉपर बैग में दूध डाल लेते हैं, उसी में दही पैक करवा लेते हैं और उसी के अंदर हम जो सॉलिड किस्म का स्टफ है उसको पैक करवाते हैं। तो ये पैकेजिंग मटीरियल जो है ना वो अपना रेज़िड्यू लीच आउट कर देते हैं उसके अंदर। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने पैकेजिंग के ऊपर कुछ शॉपर बैग्स के ऊपर बड़े शहरों के अंदर स्पेशली पाबंदी लगा दी हुई है। अब फैसलाबाद में भी आप देखें वो थैला कल्चर प्रमोट कर रहा है कि जिसमें आप कपड़ा या इससे और जो स्टफ है उनसे बने हुए बैग्स लेके जाते हैं और आपको शॉपर बैग्स अब मिनिमम टू मिनिमम, क्योंकि इसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है। सीवेज, स्लज, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, पोल्यूटिंग ग्राउंड वाटर एंड यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स ग्रोइंग। आप फैसलाबाद शहर से कभी बाहर निकल के देखें तो वही जो हमारा घरों का पानी, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है, वो सारा ही पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ना सिर्फ ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई है, बल्कि इसके अंदर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो की जा रही हैं वो भी नुकसानदेह हैं। पोल्ट्री, बीफ एंड मटन, इसके अंदर भी भाई देखें जो ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग है उसके अब नुकसान आना शुरू हो गए हैं। तो पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं उनको आप देखते हैं 30-32 दिन में वो बर्ड तैयार हो जाता है, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर उसकी मेडिकेशन उसको हाई लेवल पे दी जाती है, उसकी फीड के अंदर अगर खुदा न खास्ता कोई हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स तरह की चीजें जो है वो ज्यादा उसको यूज करवाई जाती हैं, तो ये इनकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फार्मिंग जो है ना मटन और बीफ की हमें इतनी बड़े लेवल पे नजर नहीं आती, तो कंपैरेटिवली ये पोल्ट्री की निस्बत बेहतर ऑप्शन है। पानी जो है वो साफ सुथरा भी मासेस को अवेलेबल नहीं पीने वाला। कम से कम जहाँ से पानी आप खरीदते हो उसका कुछ अरसे बाद देखा करें कि क्या वो फिल्टर की सफाई करते हैं, क्या उन्होंने स्टैंडर्ड्स जो लिखे हुए हैं उनको मेंटेन करते हैं। क्वालिटी एराज की बात करें हम पाकिस्तान की, तो उसका हमने स्प्लिट किया है यहाँ पे 1947 से 1960s। इसमें क्राफ्टमैनशिप के ऊपर ज्यादा जोर था, यानी चीजें बनाने पे ज्यादा जोर था, और क्वालिटी वाज बिल्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं थी मास लेवल पे, तो जो थोड़ी बहुत यूनिट्स बनाए जाते थे उनको अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की जाती थी। आज अब कमर्शियल एस्पेक्ट आना शुरू हो गया, पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ साथ मैकेनाइजेशन ज्यादा आनी शुरू हो गई, तो फिर मसले आना शुरू हो गए। 60 से 70s में हम देखें ना तो फिर इंस्पेक्शन के ऊपर जोर ज्यादा दिया गया कि फूड इंस्पेक्टर्स या इस तरह ना लोग कि वो जाके देखें कि गोश्त की क्वालिटी और बाकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे है। 70s को 80s में देखें ना तो फिर सिस्टम्स आना शुरू हो गए, जैसे दुनिया में इंट्रोड्यूस हुए, तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी टूल, प्रोसेस कंट्रोल, ये कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। हर टॉपिक जो है वो डिबेटेबल है, बट वी डोंट हैव सो मच टाइम इन दिस लेक्चर। ये आप फूड सेफ्टी के कोर्स में इस पे आप ज्यादा एम्फिसाइज कर लीजिएगा। 1980 से 90s में हम देखें तो क्वालिटी सर्कल्स की बात होना शुरू होगी। क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं? लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं ना वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाना शुरू कर देते हैं सिस्टम के, जिसके अंदर क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। 1990 से 2000 और ऑनवर्ड आज हम देखें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हम TQM कहते हैं, ISO 9000, जिसका ये क्वालिटी सिस्टम है, लेकिन सेफ्टी की बात करें तो ISO 22000 सिस्टम, जो कि हैसअप से भी एडवांस है। GMP, हैसअप, इस तरह की चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई। इसके अलावा पाकिस्तान नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल बनाएगी PNAC के नाम से, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक्रीडेट करती है उनकी जो फैसिलिटीज है उनको विजिट करके। और इसी तरह स्टैंडर्ड्स के हवाले से पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, PSQCA, ठीक है, इसका आप कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदें तो उसमें आपको PSQCA का जो है ना वो एक लोगो नजर आएगा, ठीक है। तो वो इंडिकेट करता है कि ये जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रही है ये वाली जो प्रोडक्ट है, PSQCA। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी वो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए एग्जिस्ट करती हैं। प्रेजेंट अगर हम देखें तो इस वक्त गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये फूड इंडस्ट्रीज को कहा जाता है कि मिनिमम इससे आप काम शुरू करें और हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को इम्प्लीमेंट करें, और इसके साथ साथ जो ISO 22000 और इसके अलावा इन्वायरमेंट के हवाले से सिस्टम जो है वो
एग्जिस्ट करते हैं। ES 29000 यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर ISO 17000 वही एनवायरनमेंट के हवाले से बात की जाती है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया जा रहा है। अब WTO का हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। तो मैंने पहले बात शुरू की थी कि WTO ने पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है उन नेशंस के ऊपर जिन्होंने उस पर अमल किया है, जिन्होंने उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश की है। और जिन नेशंस ने अपना टाइम ऐसे ही फालतू में ज़ाया कर दिया है, अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं की, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं किया, वहाँ पे मसले मसाइल जो हैं वो हमें अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो नंबर एक तो यह है कि जो WTO के स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो हमें लगता है कि बड़े स्ट्रिंजेंट हैं, बड़े सख्त हैं, और हम इनको मीट नहीं कर पा रहे। और अल्टीमेटली वी आर नॉट नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री कि हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, वी आर नेट इंपोर्टिंग कंट्री। ट्रेड डेफिसिट हमारा काफी हाई लेवल पे एग्जिस्ट करता है। तो अब इस हवाले से मैंने पहले भी बात की है कि हमें CSCA को फॉलो करना चाहिए। लोकल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी बिल्ड भी करें, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब वो चीज़ें बनाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। Food laws, standards, procedures, testing infrastructure, nutritional labeling methods are dreadfully primitive and ineffective. तो स्टिल यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, लॉज को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड्स बनाने की ज़रूरत है। इसके अंदर ट्रेंड मैन पावर को आप वाज़े देखेंगे कि जब से फूड अथॉरिटी आई है, काफ़ी हद तक सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी उनका स्टाफ और उनकी फैसिलिटीज़ अप टू द मार्क नहीं है, उनका जॉब स्ट्रक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। तो वो कैसे काम कर सकते हैं अगर उनका जॉब स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। पाकिस्तान फूड इज मियरली एक्सपोर्टेड एज अ कमोडिटी रादर देन अ वैल्यू एडेड फूड। अभी जो चीज़ें हम थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इस फार्म में हो रही हैं कि रॉ कमोडिटीज़ भेजी जाती हैं जो कि कम प्राइस पे सेल होती हैं। जैसे पोटैटो जो अगर अब आज अगर 40 रुपए किलो है, तो आप 40 रुपए का उसको सेल आउट करेंगे, लेकिन 1 किलो पोटैटो के जब आप चिप्स बना के, फ्राइज बना के उसको सेल आउट करेंगे, तो हो सकता है वो 400 से 500 रुपए, 1000 रुपए तक आपको वो सेल आउट करें। तो दिस इज नोन एज वैल्यू एडिशन। तो हम सिर्फ रॉ कमोडिटीज ना बेचें, बल्कि उनके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी बना के वैल्यू ऐड करके उनको एक्सपोर्ट करें, ताकि ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ले सकें। अब इसमें अल्टीमेटली क्या हुआ है भाई, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि हम WTO की जो रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाइंस नहीं कर पाते। सो नॉन कंप्लाइंस की वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती गई क्योंकि रिक्वायरमेंट है, और जो WTO की वजह से आप रोक भी नहीं सकते किसी कंट्री को। तो अल्टीमेटली इंपोर्ट्स बढ़ गई। रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेफिनेटली जब चीज़ें लोकल बनना बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और बाहर से चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो जाएगी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगी तो ये डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। तो लेस एम्प्लॉयमेंट 10% लिखा हुआ है, लेकिन इससे भी भाई काफ़ी आगे बात जा चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो काफ़ी हाई साइड पे जा चुका है, और अब मजीद ये कोविड का सिनेरियो आया है, तो उसमें अगेन हम यहाँ पे देखें तो हमारा अनएम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुकी है। और इसके साथ साथ जब आप चीज़ें इंपोर्ट ही करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी वो डिस्टर्ब होगी। कर्जा ले लेके आप डॉलर्स इकट्ठे करते हैं, और जब आप चीज़ों को, ये एडिबल ऑयल, टी, और जो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर ही आपका मेजर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो खर्च हो जाता है।